स्वागत है आपका विले ट्यूटोरियल्स में। आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है रिलेटिव और इंटरोगेटिव प्रोनाउन के यूजेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के एजुकेटिव वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूनम और आप देख रहे हैं विले ट्यूटोरियल्स। जो आज की क्लास में स्टार्ट हो रहा है वो क्या हो रहा है दोस्तों, रिलेटिव प्रोनाउन हो रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होते हैं दोस्तों, सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन ऐड करने के काम में आते हैं, उसके बारे में बताने के काम आते हैं। ये कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, जैसे हु, विच, दैट, व्हाट, व्हाई। इन वर्ड्स को देखिए कंफ्यूज मत करिएगा कि ये इंटेरोगेटिव वर्ड्स हैं, नहीं, ये इंटेरोगेशन के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं, ये सेंटेंस में बीच में कहीं इस्तेमाल होंगे और सब्जेक्ट के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन ऐड करने के लिए इस्तेमाल होंगे, सवाल पूछने के लिए इनका इस्तेमाल नहीं होगा। अब जैसे पहला रूल है वो हमारा क्या कह रहा है, देखिए रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग सबऑर्डिनेट क्लॉज के सब्जेक्ट के रूप में होता है। देखिए आपको मालूम होना चाहिए एक सेंटेंस जो होता है उसमें दो क्लॉज होते हैं। कई बार ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में होता है, सिंपल सेंटेंस में दो क्लॉज नहीं होता है। इस सेंटेंस में एक पहला पोर्शन होता है और एक होता है नेक्स्ट पोर्शन। जो पहला पोर्शन है उसे हम प्राइमरी क्लॉज बोलते हैं और नेक्स्ट पोर्शन को हम सेकेंडरी क्लॉज बोलते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं, सॉरी। ठीक है, अब जो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो हमारे सब्जेक्ट से ही रिलेटेड होता है, सब्जेक्ट के बारे में ही इंफॉर्मेशन ऐड करता है। अब ये देखिए सेंटेंस मैंने एग्जांपल आपको दिया हुआ है, द बॉय हु प्लेड हियर इज माय ब्रदर। ठीक है, जो लड़का जो यहाँ खेला था वो कौन है, वो मेरा ब्रदर है। तो ये हु क्या कर रहा है, ये हु यहाँ पर इस लड़के के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में और इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है, ना कि कोई सवाल पूछ रहा है। तो यहाँ पर हु, विच, दैट, व्हाट, व्हाई वाले जो वर्ड्स होंगे ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, ये आपके सब्जेक्ट के बारे में और इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे। ठीक है, तो हमेशा क्या याद रखना है कि जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो आपके सबऑर्डिनेट क्लॉज का सब्जेक्ट बनेंगे। अब इस सेंटेंस में टोटल पूरे सेंटेंस में तो द बॉय है सब्जेक्ट, लेकिन ये अगर एक हु प्लेड हियर इज माय ब्रदर, तो ये हु क्या कर रहा है, इस बाकी के पोर्शन का, ये आपका क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, इस क्लॉज का सब्जेक्ट की तरह ये काम कर रहा है, WHO। अब रिलेटिव प्रोनाउन का नेक्स्ट यूज क्या कहता है, देखिए रूल नंबर 2, रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग सबऑर्डिनेट क्लॉज के वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। पहला वाला क्या था, सबऑर्डिनेट क्लॉज के सब्जेक्ट के रूप में हम उसे इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन अब ये क्या कह रहा है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज के वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। एग्जाम्पल देखिए, आई हैव अ सन whom I love very much। मेरा एक बेटा है जिसे मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ या करता हूँ, जो भी बोल रहे होंगे। तो whom यहाँ पर क्या है दोस्तों, ये यहाँ पर वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, whom मतलब किसे प्यार करती है, वो अपने बेटे को प्यार करती है। ये whom यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, whom I love very much, यहाँ पे सब्जेक्ट I ही है। ठीक है, इस सब्जेक्ट में इसमें whom आपका सब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा है, सब्जेक्ट यहाँ पर I है और whom यहाँ पर वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं, रूल नंबर 3। अगर एंड से जुड़कर दो एंटीसीडेंट्स का प्रयोग हो जिनमें से एक मनुष्य तथा दूसरा जानवर या वस्तु हो, तो इसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग होता है। अब देखिए, अगर सेंटेंस में आपके दो चीजें एंड से जुड़ी हुई हो, चाहे दो मनुष्य, जिसमें से एक आपका मनुष्य होगा और मनुष्य के अलावा दूसरा या तो जानवर हो सकता है या वस्तु हो सकती है। ठीक है, जानवर या वस्तु दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो उस केस में अगर एंड जुड़ा हुआ है तो हम क्या करेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन दैट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखो, द मैन एंड हिज डॉग। अब मैन यहाँ पर क्या हो गया, मैन तो आपका मनुष्य हो गया, एंड डॉग यहाँ पर आपका जानवर हो गया, और ये किससे जुड़े हुए हैं, एंड से जुड़े हुए हैं। देखिए, ठीक है, मैन एंड हिज डॉग दैट। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे, दैट आई सॉ यस्टरडे हैव बीन किडनैप्ड। तो यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, मैंने वही आपको बताया है कि अगर दो एंटीसीडेंट्स में से एक मनुष्य हो और दूसरी वस्तु हो या कोई जानवर हो, तो हमें उसके बाद में क्या लगाना है, रिलेटिव प्रोनाउन दैट का इस्तेमाल करना है। तो रूल नंबर 4 रिलेटिव प्रोनाउन का क्या कह रहा है, देखिए सुपरलेटिव डिग्री के बाद दैट का प्रयोग होता है।
सुपरलेटिव मतलब जैसे कि हम बहुत ज्यादा कुछ इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस के अंदर, मोस्ट, वेरी, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो सुपरलेटिव होते हैं। तो सुपरलेटिव डिग्री के बाद क्या करना है, हमेशा दैट का प्रयोग करना है। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है, मिस्टर मिश्रा इज द मोस्ट लेबोरियस मैन दैट आई हैव एवर सीन। अभी क्या है, मिस्टर मिश्रा कैसे हैं, बहुत ही ज्यादा मेहनती इंसान है, जैसा कि मैंने आज तक कभी किसी को देखा ही नहीं है। ठीक है, तो ये दैट हमने क्यों लगाया है, क्योंकि यहाँ पर आपका मोस्ट लेबोरियस आ गया है। अब मोस्ट लेबोरियस क्या है, देखिए मोस्ट आपका आ गया सुपरलेटिव डिग्री, और मैंने आपको रूल में क्या बताया था, सुपरलेटिव डिग्री के बाद हमें किसका इस्तेमाल करना है दोस्तों, दैट का इस्तेमाल करना है। तो मोस्ट लेबोरियस के बाद आप क्या इस्तेमाल करेंगे, दैट का इस्तेमाल करेंगे। मिस्टर मिश्रा इज द मोस्ट लेबोरियस मैन दैट आई हैव एवर सीन। अब रूल नंबर 5 आपका क्या कहता है, देखिए ऑल का प्रयोग व्यक्ति के लिए हो तो इसके बाद हु या दैट का प्रयोग होता है, ना कि whom या which का प्रयोग होता है। अगर सेंटेंस में ऑल आ रहा है आपका, ठीक है, और ये ऑल का प्रयोग किसके लिए किया गया है, किसी व्यक्ति या इंसान के लिए किया गया है, तो हम उसके बाद क्या लगाएंगे, who या that का प्रयोग करेंगे, ना कि whom या which का प्रयोग करेंगे। जैसे कि सेंटेंस क्या देखिए, ऑल who और that are interested to do this work can start now। तो यहाँ पर हमें who का इस्तेमाल करना है, whom या which का इस्तेमाल नहीं करना है। रिलेटिव प्रोनाउन का रूल नंबर 6 क्या कहता है दोस्तों, all का प्रयोग वस्तु के लिए हो तो इसके बाद that का प्रयोग होता है, ना कि whom, which, who का प्रयोग होता है। अब पहले हमने क्या बताया, all का प्रयोग अगर व्यक्तियों के लिए होगा तो हमें क्या इस्तेमाल करना है, who का इस्तेमाल करना है। अब all का प्रयोग अगर वस्तुओं के लिए हो रहा है तो हमें किसका इस्तेमाल करना है, that का इस्तेमाल करना है। All the money that I gave her has been spent। मैंने उसे जितना सारा मनी उसे दिया था उसने सारा खर्च कर दिया। तो यहाँ पर क्या है, देखिए all का इस्तेमाल हो गया सबसे पहले तो, और किसके लिए हो रहा है all का इस्तेमाल, मनी के लिए हो रहा है। तो मनी आपका इंसान तो है नहीं, मनी क्या है आपके लिए वस्तु ही है। तो वस्तु के बाद हमने क्या बताया, दैट का इस्तेमाल होगा, हु का नहीं होगा। ऐसे नहीं लिखेंगे आप ऑल द मनी हु आई गेव हर हैज बीन स्पेंट, नहीं, उसके लिए आपको क्या लिखना है, दैट का इस्तेमाल करना है। अगर वस्तु है ऑल के लिए तो वस्तुओं के लिए आपको क्या लिखना है, दैट का इस्तेमाल करना है। अब नेक्स्ट रूल है, जैसे रूल नंबर 7, ये क्या कह रहा है, वर्ब के स्पष्ट रहने पर द सेम प्लस नाउन के बाद दैट का प्रयोग होता है। अगर आपके सेंटेंस में वर्ब आपकी स्पष्ट है पूरी तरीके से, तो उसमें आपको क्या करना है, द सेम और उसके साथ नाउन का इस्तेमाल करना है, और उसके बाद सीधे आपको क्या लगाना है, दैट लगाना है। दिस इज द सेम मैन दैट डिसीव्ड मी। अब आपकी वर्ब क्या है, डिसीव्ड आ गई, ये आपको क्लियर है कि वर्ब आपकी ये है, और आपके सेंटेंस में द सेम भी इस्तेमाल हो रहा है, तो द सेम के बाद क्या आएगा, आपका नाउन, द सेम आ गया आपका, प्लस आपका नाउन आ गया, और नाउन के बाद आपको क्या लगाना है, दैट लगाना है। व्हाट, हु, व्हिच, हुम ऐसा कुछ नहीं लगाना है, सिर्फ आपको दैट लगाना है। रिलेटिव प्रोनाउन का रूल नंबर 8 है दोस्तों, ये क्या कहता है, एवरीथिंग, नथिंग, द ओनली, एनी, ऑल, एवरीवन, नन, नो, नोबडी, मच, लिटिल, द सेम, द फ्यू, द लिटिल, ऐसे वर्ड्स अगर आपके सेंटेंस में होंगे तो उनके बाद आपको हमेशा दैट का इस्तेमाल करना है दोस्तों। जैसे कि एग्जांपल मैंने आपको दिया, ये वर्ड्स आपको देखो याद करने पड़ेंगे, इसमें थोड़ी सी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी कि ये वर्ड्स आपको ध्यान में रखना है। आप 2-3 बार उनको रीड करेंगे ना, आपको एकदम याद हो जाएंगे, इसमें घबराने की बात नहीं है। अब देखिए मैंने एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है यहाँ पर, माई फादर हैज गिवन मी एवरीथिंग। तो क्या आ गया यहाँ पर, देखिए दोस्तों मैंने जो आपके एग्जाम्पल में वर्ड्स बताए थे उसमें से एवरीथिंग यहाँ आ गया, तो एकदम दिमाग में क्लिक होना चाहिए। एवरीथिंग आया ना, तो एवरीथिंग के बाद हमें दैट का ही इस्तेमाल करना है। माई फादर हैज गिवन मी एवरीथिंग दैट आई नीडेड। मुझे जो भी चाहिए था मेरे पापा ने मुझे वो दिया, ठीक है। दिस इज द ओनली पेन। अब क्या आ गया यहाँ पर, द ओनली, ऊपर एग्जाम्पल में मैंने दिया हुआ है आपको द ओनली। द ओनली आने के बाद क्या होगा, आपके पास दैट का ही ऑप्शन बचा है, दैट आप यूज करेंगे। दिस इज द ओनली पेन दैट आई हैव, मतलब ये वो पेन है जो, ये एक ही पेन है जो मेरे पास है, ठीक है। माई वाइफ स्पेंड द लिटिल मनी दैट आई गेव हर। माई वाइफ मतलब मेरी वाइफ को मैंने कुछ अमाउंट दिया था, कुछ पैसे दिए थे, उसमें से उसने थोड़े से पैसे ही खर्च करे हैं, तो उसमें क्या आ गया, देखो द लिटिल आ गया। अब द लिटिल के बाद क्या आएगा आपका, दैट आएगा। तो नेक्स्ट यूजेस आते हैं दोस्तों इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के, ठीक है। अब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन आपको पता है कि वही वर्ड यूज होंगे जो रिलेटिव प्रोनाउन में हुए थे, लेकिन यहाँ पर वो प्रश्न पूछने के लिए इस्तेमाल होंगे, और यहाँ पर दैट का इस्तेमाल नहीं होगा दोस्तों, ये चीज याद रखिए। देखिए कौन कौन से प्रोनाउन, कौन कौन से वर्ड है इसमें, हु, हुम, हुज, व्हिच,
हाउ जितने भी होते हैं इंटेरोगेशन के, जितने भी सवाल वाले शब्द होते हैं वो सब आपके इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में इस्तेमाल होंगे। जैसे कि वे प्रोनाउन जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस कहा जाता है। अब इसका रूल नंबर 1 का पार्ट ए है, ठीक है। ये क्या कहता है? हु का प्रयोग सब्जेक्ट का पता करने के लिए होता है। सेंटेंस में अगर हु है तो हु किसके लिए होगा? आपका सब्जेक्ट कौन है इसका पता करने के लिए होगा। हु इज प्लेइंग, ठीक है। अब इसमें आपको क्या पता करना है कि खेल तो रहा था लेकिन कौन खेल रहा था, तो हु यहाँ पर क्या है? आपका सब्जेक्ट का पता करने के लिए हु का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये रूल नंबर 1 का बी पार्ट क्या कह रहा है? हुम का प्रयोग किस लिए किया जाता है? हुम का प्रयोग किया जाता है दोस्तों सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए। जैसे आपका सेंटेंस ये दिया हुआ एग्जाम्पल, हुम हैज ही इनवाइटेड, मतलब उसने किसको इनवाइट किया है, ठीक है। तो ये पता है सब्जेक्ट क्या यहाँ पर? ही है, क्योंकि इनविटेशन किसने दिया है? उसने दिया है। तो ही तो आपको पता है सब्जेक्ट है, लेकिन इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है? हुम। तो ये हुम किस लिए यूज हो रहा है? सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए यूज हो रहा है। तो आप इनमें बिल्कुल कंफ्यूज मत करिएगा। अब इसी रूल का सी पार्ट आपका क्या कहता है? अब ये पता है हुज का प्रयोग क्यों किया जाता है सेंटेंस में? तो हुज का प्रयोग किया जाता है दोस्तों मालिक का पता करने के लिए। जैसे कोई वस्तु है उसके बारे में बात हो रही है तो उसका मालिक कौन है, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे हुज का। जैसे यहाँ पे आपका कार क्या है? कार यहाँ पर आपका दोस्तों सब्जेक्ट हो गई है कि हम कार के बारे में बात कर रहे हैं। अब इस सब्जेक्ट का मालिक, इसका मालिक कौन है, वो हुज से ही तो पता चलेगा कि ये इसका मालिक है, वो उसका मालिक है ना। हुज कार इज दिस, ये कार किसकी है। अब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के रूल नंबर 2 की तरफ हम चलते हैं। ये क्या कहता है? सेंटेंस की शुरुआत में प्रीपोजिशन प्लस हुम का प्रयोग होता है, लेकिन प्रीपोजिशन प्लस हु का प्रयोग नहीं होता है। अगर सेंटेंस की शुरुआत में प्रीपोजिशन लगा है तो उस प्रीपोजिशन के बाद हम हु कभी नहीं लगाएंगे, हुम ही लगाएंगे। हु हमारा सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही आता है हमेशा। अगर प्रीपोजिशन लगा है तो प्रीपोजिशन के साथ में क्या आएगा? हुम ही आएगा, हु नहीं आएगा। जैसे एग्जाम्पल क्या दिया मैंने? बाय हुम was the रामायण written, मतलब रामायण किसके द्वारा लिखी गई। तो ये बाय अगर पहले आपका प्रीपोजिशन यहाँ आ गया है तो इसके साथ आपने क्या किया? हुम को लगाया, हु नहीं लगाओगे। बाय हु was the रामायण written, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, आपको यहाँ पर हुम लगाना है। अब आगे क्या बोल रहा है? लेकिन प्रीपोजिशन का प्रयोग वाक्य के अंत में होने पर तो अब आप WHO हु का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर प्रीपोजिशन आपका यहाँ से हटकर सेंटेंस के लास्ट में आ जाता है, जैसे यहाँ आ गया सेंटेंस के लास्ट में प्रीपोजिशन आ गया, तो हम सेंटेंस के शुरू में क्या लगाएंगे? हु लगाएंगे। हु वाज द रामायण रिटन बाय। अब आते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के रूल नंबर 3 पे। अब रूल नंबर 3 क्या कहता है? देखते हैं। जब 2 या 2 से अधिक में से एक का चुनाव करना हो तो विच का इस्तेमाल होता है। मतलब आपको 2 या 2 से अधिक व्यक्ति दिख रहे हैं या 2 या 2 से अधिक चीजें दिख रही हैं, उनमें से आपको किसी एक को चुनना है तो आप उसके लिए क्या यूज करेंगे? विच यूज करेंगे, हु यूज नहीं करेंगे वहां पर दोस्तों, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल मैंने दिया हुआ है, हु / विच इज योर ब्रदर इन द क्राउड। इस भीड़ में तो बहुत सारे लोग हैं, इन भीड़ में से तुम्हारा भाई कौन है। तो वहां पर अगर भीड़ की बात होती है तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे? विच का इस्तेमाल करेंगे। विच इज योर ब्रदर इन द क्राउड। अगर आप सिंपली पूछ रहे हो तो लिखते हु इज योर ब्रदर, ऐसे आप सिंपली बोल सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्राउड का इस्तेमाल हो गया है। तो अगर आपको चुनना है किसी 2 या 2 से अधिक लोगों में से तो आप विच का इस्तेमाल करेंगे, हु का इस्तेमाल नहीं करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, हु / विच ऑफ द सर्वेंट्स डू यू वांट। अब आपको कौन सा सर्वेंट चाहिए, मतलब ठीक है, इनमें से कौन सा सर्वेंट चाहिए। तो इसमें भी चूज करने वाली बात होगी, चुनना है तो आपको क्या यूज करना है? विच आना चाहिए, यहाँ पे हु नहीं आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। विच ऑफ द सर्वेंट्स डू यू वांट। ओके, नेक्स्ट रूल आपका क्या कहता है? रूल नंबर 4, हुज का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं के लिए नहीं होता। हुज का प्रयोग किसके लिए नहीं होता है? निर्जीव वस्तुओं के लिए नहीं होता है, सिर्फ जीवित वस्तुओं के लिए, जीवित लोगों के लिए ही होता है, ठीक है, इंसानों के लिए। दिस इज द बिल्डिंग हुज इनॉग्रेशन वाज डन बाय मिनिस्टर। अब यहाँ पर इनॉग्रेशन हो रहा है, किसकी बात हो रही है? बिल्डिंग की बात हो रही है। बिल्डिंग क्या है दोस्तों? निर्जीव वस्तु है। तो मैं आपको रूल में पहले ही बता चुकी हूँ कि हुज का इस्तेमाल निर्जीव वस्तुओं के लिए नहीं होगा। इसका सही सेंटेंस क्या बनेगा? दिस इज द बिल्डिंग द इनॉग्रेशन ऑफ विच, क्या आएगा आपका? विच आएगा, विच वाज डन बाय द मिनिस्टर।
तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मुलाकात होगी नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और विलेट ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।